तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2024 में आई एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज अर्थ एवाइड्स। इस कहानी में ऐसे वायरस को दिखाया गया है जिसके दुनिया में आने के बाद पृथ्वी पर कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं और वो बचे लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे यही सब जानेंगे आज की इस कहानी से। पहले एपिसोड की शुरुआत होते ही हम इस सीरीज के पहले कैरेक्टर ईश को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर में होता है और ईश तरह तरह की रिसर्च किया करता था जिन्हें कि वो अपनी कॉपी में नोट भी करता था। यहाँ पर उसे उसकी मॉम की कॉल भी आती है लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करता और अपने बैग में अपना सामान भरकर किसी और रिसर्च के लिए बाहर निकल पड़ा। वो अपने हाथ में एक छोटे हथियार को लेता है और पहाड़ों की चोटी पर आकर पत्थरों को कुरेदना शुरू कर देता है और वो कुछ पत्थर के सैंपल्स को अपने बैग में रखने लगा। तभी उसके हाथ एक पत्थर आया लेकिन उसके नीचे एक सांप था जिसने उसे तुरंत काट लिया और ये एक जहरीला रेटल स्नेक था। अब ईश इस सब से घबरा गया। जल्दी से उसने मदद मांगने के लिए किसी को कॉल की लेकिन उसका फोन भी नीचे गिर जाता है, इसलिए वो देरी न करते हुए तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। वो अपने घर आकर पानी पीता है। उसकी आंखें अब धुंधली होने लगी थी क्योंकि उसे जहर चढ़ने लगा था और इसलिए वो बेहोश होकर यहाँ पर गिर गया और अगले 2-3 हफ्तों तक बेहोश रहा। उसे कुछ होश नहीं था कि वो कहाँ पर पड़ा है। हालांकि बीच बीच में उसकी माँ उसे कॉल करने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन उसका फोन तो पीछे पहाड़ों पर ही छूट गया था। खैर अब 2 हफ्तों के बाद जब उसे होश आया उसने अपने हाथ को देखा जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुका था क्योंकि उसके घर में खाने पीने का सामान तो था नहीं, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेता है और उसने शहर की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचा उसे यहाँ पर जो नजारा दिखा उसे देखकर ये दंग रह जाता है क्योंकि शहर में उसे अब कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। पूरा शहर खाली हो चुका था। हालांकि गाड़ियां और दुकानें पहले की तरह ही सही सलामत थी पर कोई इंसान यहाँ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर को लूटा गया हो। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और कुछ लोगों की लाशें भी यहाँ पड़ी थी। ये देखकर वो घबरा जाता है। यहाँ बोर्ड पर एक इमरजेंसी अलर्ट लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि एक वायरस, एक महामारी आ चुकी है, इसीलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अपना शेल्टर ले लो। और अब अमेरिका में कोई भी सरकार नहीं है, इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठा और यहाँ से निकलने लगा। अब इसलिए वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के घर जाता है लेकिन यहाँ का नजारा भी शहर जैसा ही था, यहाँ भी कोई नहीं था। अब वो अपने मोम डैड के घर के अंदर गया और यहाँ उसे महसूस हुआ कि उसके पेरेंट्स कमरे में हैं, लेकिन अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं थे। ये चीज इसको तोड़ देती है लेकिन वो फिर भी हिम्मत दिखाता है और वो अपने बगीचे में आकर ग्रेव खोदने लगा और काफी देर गड्ढा खोदने के बाद वो अपने मोम डैड की लाश को उसमें दफना दिया। अब अगले 2-4 दिनों तक ऐश अपने पेरेंट्स के घर पर ही रहा और अपने बचपन की यादों को याद करने लगा। अब एक सुबह जब वो चर्च गया तो उसने यहाँ कर देखा कि यहाँ पर भी लाशों के ढेर लगे हुए थे। जो लोग जहाँ पर थे वो वहीं पर मारे गए, जिसका मतलब ये था कि जो वायरस, जो महामारी आई वो इतनी तेजाई से आई थी कि उसने लोगों को संभलने का, उन्हें छिपने तक का मौका नहीं दिया और लोग जैसे थे उसी हालत में मारे गए। ये नजारा काफी खौफनाक था। इसके बाद ये एक शॉपिंग मॉल में गया जहाँ से उसने कुछ जरूरी सामान जैसे कि बुलेट गन और भी कई सारी जरूरी चीजें, और ये सारा सामान लेकर वो यहाँ से निकलने लगा। उसने फैसला किया कि मैं किसी दूसरे शहर चला जाऊंगा लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के ऊपर पहुंचा वो ब्रिज पूरी तरह से ब्लॉक था और वो यहाँ से आगे तो नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने कोई दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया। अब वो यहाँ से एक दूसरे शहर में पहुंच गया जहाँ पर रात में पूरा शहर जगमगा रहा था लेकिन इस जगह पर भी कोई भी इंसान नहीं था, इसलिए इस जगह जगह घूमकर इंसानों को आवाज लगाने लगा लेकिन यहाँ भी उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि दुनिया के सभी लोग मारे जा चुके थे और इसको ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान वही जिंदा बचा है। अब इसके बाद वो अपने कपड़े निकालकर एक स्विमिंग पूल में नहाने लगा, जिसके बाद वो एक बार में गया और यहाँ पर वो अपनी मनपसंद ड्रिंक पीने लगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि यहाँ उसके अलावा एक औरत और एक आदमी और जिंदा थे। इसे देखकर थोड़ा खुश और हैरान हुआ, जिनमें आदमी का नाम मिल्टन था और जो लड़की होती है उसका नाम एन होता है। ईश इन दोनों से माफी मांगता है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, जिस पर एन उससे कहती है कि कौन परवाह करता है, तुमने कपड़े पहने या नहीं। जिसके बाद मिल्टन ने उसे कुछ कपड़े दिए। यहाँ पर एन ईश से कहती है कि तुम्हें ड्रिंक करनी चाहिए, उससे तुम थोड़े नॉर्मल हो जाओगे। साथ ही वो ये भी बताती है कि मिल्टन और मैं शादीशुदा नहीं है, जैसे तुम मुझे मिले वैसे ही ये मुझे मिला था। ईश इससे बोलने लगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ चल क्या रहा है क्योंकि वो पूरे 2 हफ्ते तक बेहोश था। मुझे एक सांप ने काट लिया था, जिस पर मिल्टन ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे पूरी बात का पता है। जिसके बाद वो एक न्यूज अपने फोन में चलाकर इसे दे दिया। अब ईश उस न्यूज को देखने लगा जिसमें बताया जा रहा था कि एक वायरस दुनिया में आ चुका है जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये वायरस किस तरह का है और
इतनी जल्दी ये लोग इसकी कोई वैक्सीन भी तैयार ना कर सके जितनी जल्दी दुनिया से लोगों का सफाया हो गया। अब ईश इन दोनों से पूछता है कि कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ लोग जिंदा होंगे, लेकिन ये दोनों इसे बताते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है, बस हम तीनों ही जिंदा हैं और तुम्हें भी हमारे साथ में ही रहना चाहिए। लेकिन ईश इन लोगों के साथ नहीं रहता और वो यहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो एक बड़े से होटल में आ जाता है जहाँ पर वो जमीन पर ही सोता है। अगली सुबह जब ईश उठा तो वो एन और मिल्टन को आवाज लगाने लगा, लेकिन वो दोनों इसे कहीं भी नहीं मिलते। ये उन दोनों को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। वो इन्हें ढूंढता हुआ एक चेंजिंग रूम में आ गया जहाँ उसे एन मिली। वो यहाँ अपने कपड़े चेंज कर रही थी। उसने अपने कपड़े इसके सामने ही उतार दिए। एन उसे बताती है कि मैं यहीं पर पली बड़ी हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी मारी जा चुकी हूँ। ईश उससे कहता है कि लेकिन तुम तो जिंदा हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, लेकिन हमारे पास सब कुछ करने को नहीं बचा है। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगी। खैर अब इसके बाद ये दोनों मिल्टन के पास पहुँच गए जहाँ पर वो इन दोनों के लिए खाना बना रहा था। ईश एन से पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पर है, जिससे वो बताती है कि मेरा पति और मेरी बेटियां मारी जा चुकी हैं और मैं इस होटल में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, लेकिन तभी ये पैंडेमिक आई और मैं यहाँ फंस गई। और जो मिल्टन था उसकी पत्नी भी यहीं पर मारी गई थी। हालांकि एन ने उसकी वाइफ की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो नहीं बचे और मिल्टन और एन यहाँ पर फंसे रह गए, जिस वजह से ये दोनों यहाँ साथ ही थे। अभी लोग यहाँ पर खाना खाते हुए और भी कई सारी बातें करने लगे। मिल्टन कहता है कि पहले हमने सोचा कि शायद हम दोनों ही जिंदा हैं, लेकिन अब तुम आ गए हो। जिस पर ईश कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये शहर काफी बड़ा है, क्या पता कोई और भी मिल जाए। ये बात सुनकर एन थोड़ी निराश हो गई। वो यहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिल्टन ईश से बात करने लगा। वो कहता है कि तुम हमारे साथ यहाँ इस होटल में रह सकते हो, यहाँ सरवाइव करने की हर एक चीज मौजूद है और जब यहाँ की सारी सप्लाई खत्म हो जाएगी तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। तो ईश ने उससे बोला कि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, हम लोगों को वहाँ पर जाकर सरवाइव करना चाहिए और हमें इस होटल पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। साथ ही मिल्टन ने इसको बताया कि एन तुम्हें पसंद करने लगी है और तुम अपनी जिंदगी उसके साथ भी बिता सकते हो, लेकिन ईश ऐसा कुछ नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी ईश एन से मिलने गया। उसने उससे बोला कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। एन यहाँ पर अपने कपड़े उतारने लगी, लेकिन ईश उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता। एन ईश से कहने लगी कि अगर तुम मेरे लिए मेरे गॉड भी होते तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती, मैं फिर भी यहीं पर रहती, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं एक खूबसूरत लड़के की बाहों में मरूं। एन ईश को किस भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो यहाँ से किसी दूसरी जगह जाने के लिए निकल पड़ा। जब वो तेजी से अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था तभी उसके सामने एक कुत्ता आ गया। ईश उस कुत्ते से मिला। उसे पता लगा कि ये कुत्ता भी मेरी तरह ही अब लावारिस हो चुका है, इसलिए उसने इस कुत्ते को भी अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा लाइब्रेरी पहुंच गया, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए दूसरा कोई काम तो था नहीं। इसलिए उसने फैसला किया कि वो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स को पढ़ेगा। इसलिए उसने कई सारी किताबें इकट्ठा कर ली और वो एक घर में रहने लग गया। वो कुत्ता ही उसका परिवार था, वो उसके साथ ही रहने लगा और इस तरह से उसका पूरा 1 साल बीत गया। वो हर सुबह जॉगिंग करता, गाड़ी चलाता, लकड़ियां काटता और नहाने के लिए चला जाता था, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई काम नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक उसका कुत्ता भौंक रहा था और ईश ने जब अपनी बालकनी में आकर देखा तो उसे बहुत दूर धुआं उठता दिखा, जिसका मतलब था कि इसके अलावा भी वहाँ पर कोई और इंसान जिंदा था। ये देखकर उसके अंदर एक उम्मीद जाग उठी। अब इसके बाद ईश अपनी कार लेकर उस जगह पर पहुंचा जहाँ से वो धुआं उठ रहा था। यहाँ पर एमा नाम की एक औरत रहती थी जो कि एकदम अकेली रहती थी। उसने इस पर गन तान दी। ईश ने उसे बताया कि मैं भी यहाँ तुम्हारी ही तरह अकेला हूँ और मैंने तुम्हारा धुआं उठता हुआ देखा, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया। अब पहले तो एमा थोड़ा डरा महसूस करती है, लेकिन बाद में वो भी समझ गई कि ईश उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसीलिए वो उसे अपने घर के अंदर ले आई। यहाँ लाकर उसने ईश को खाना खिलाया। अब इन दोनों के बीच एक अच्छी जान पहचान हो गई थी। एमा उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो आज रात यहाँ रह सकते हो, अगली सुबह तुम यहाँ से चले जाना। ईश उसकी बात मानकर आज की रात उसके घर ही रुकता है और रात में उसने एमा से कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। अब एमा ने उसकी ये बात मान ली और सुबह होते ही ये दोनों इसके घर पर चले गए। ये घर काफी बड़ा था, इसलिए एमा को ये काफी पसंद आया। वो घर का आंगन भी देखने लगी। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इसने खुद को मारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन एमा के मिलने के बाद उसने उसे हटा दिया, क्योंकि अब उसके पास जीने की एक वजह थी। अब अगले दिन ये दोनों एक मॉल में गए और वहाँ से कुछ जरूरी सामान ले लिया। ईश ने एमा से कहा कि बस ड्रिंक की बोतल मत लेना, बाकी सभी जरूरी सामान ले सकते हो। खैर अब घर पे आकर जब ये दोनों खाना खाने लगे तो एमा ने ईश से कहा कि पहले कितना शोर हुआ करता था, अब चारों तरफ कितनी शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ फिर से खुद को ठीक कर रही हो। अब ये दोनों साथ मिलकर रहने लगे। ईश खाने की तलाश में अक्सर मछलियाँ पकड़ने जाता और एमा घर का काम करती। अब ये दोनों साथ में मिलकर घर में सब्जियां भी उगाने लगे। अब एक दिन एमा ने ईश्वर से पूछा कि हम दोनों ही क्यों जिंदा बचे हैं, बाकी लोग जिंदा क्यों नहीं हैं। शायद ईश्वर ऐसा चाहता हो कि हम दोनों ही मिलकर फिर से इस पृथ्वी को रहने लायक बना दें।
यानी ये एमा को ईश से प्यार हो चुका था और वो इसके साथ हम बिस्तरी करना चाहती थी। अब इस बार इस भी चीज के लिए तैयार हो गया और इनके बीच सब कुछ हो गया। अगली सुबह ईश एमा से कहता है कि अगर हमें इस जगह पर सर्वाइव करना है तो हमें कुछ एनर्जी की भी जरूरत होगी, इसलिए वो कई सारी गाड़ियों से फ्यूल इकट्ठा करने लगा। और साथ ही वो जब अपने घर के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहा था तो वो छत से नीचे गिर गया, लेकिन अब क्योंकि एमा उसके साथ थी उसने उसे संभाल लिया। वो उसके पैर को भी ठीक कर देती है। अब रात होने पर एमा ने अपना बैग खोलकर उसमें से कुछ फोटो निकाले जो कि उसके हस्बैंड और उसके बच्चों के थे, जिन्हें की एमा आज भी बहुत याद करती थी। अब एक दिन एमा ईश को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, जिससे वो काफी खुश थी, लेकिन ये बात सुनकर ईश थोड़ा खुश नहीं हुआ। वो कहने लगा मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं था, ये सब हम कैसे करेंगे, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, ये सब मैं कैसे हैंडल करूंगा। लेकिन एमा ने उसे समझाया कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि हम औरतों की बॉडी इसीलिए बनी होती है, बच्चा पैदा करना, और हमें बच्चों की जरूरत भी तो है। अब इस भी चीज के लिए तैयार हो गया। वो तुरंत लाइब्रेरी गया और उन बुक्स को पढ़ने लगा जिसमें बच्चा पैदा करने की जानकारी थी, ताकि वो ये सब पढ़कर अपनी वाइफ का और भी अच्छे से ध्यान रख सके। अब इन लोगों को 3-4 महीने और बीत गए। एमा इससे कहती है कि हमें इस वक्त मास्क की जरूरत है, जिस पर ईश उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अब क्योंकि दोस्तों इस वायरस से जानवरों को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वो एक जगह पर गया जहाँ पर गाय खड़ी हुई थी और उनमें से उसने एक गाय का शिकार किया। वो मांस इकट्ठा करने लगा और ये सब वो एक किताब में पढ़कर कर रहा था। वो इस मांस को इकट्ठा करके अपनी वाइफ के पास ले आया। अब इन लोगों के पास बिजली भी थी क्योंकि इसने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा दिए थे। लेकिन एक दिन इन्होंने अपने घर में एक मरा हुआ चूहा देखा और उसी रात जब ये दोनों घर के बाहर बैठे हुए थे तो वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। इतने सारे चूहे एक साथ देखकर ये लोग उन पर गोलियां चलाने लगे और एक जगह पर आग भी जला दी ताकि वो चूहे यहाँ से दूर रहें। लेकिन अब वो चूहे इनके घर के अंदर आने लगे, इसलिए ये लोग घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन तभी इन्हें रियलाइज हुआ कि इनका जो कुत्ता है वो घर के बाहर था और बहुत सारे चूहे उस पर हमला कर रहे थे, जिसके बाद ये लोग किसी तरह से उस कुत्ते को अंदर लाए और उसका इलाज करने लगे। अब ईश इन सारी चीजों से काफी टेंशन में था। वो एमा से कहता है कि कहीं डिलीवरी के वक्त में तुम्हें खो ना दूं, क्योंकि ऐसा अक्सर औरतों के साथ हो जाता है। जिस पर एमा से समझाती है कि बिल्कुल नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी बच्चे पैदा कर चुकी हूँ। लेकिन अब मेरी दोनों बेटियां इस दुनिया में नहीं है क्योंकि इस वायरस की वजह से वो मर चुकी हैं। मैं भी बिल्कुल अकेली हो गई थी और मैंने भी अपनी जान लेने का सोचा, लेकिन फिर बाद में मैंने सर्वाइव करने का फैसला किया और आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिल गए, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खैर अब सुबह हुई और जब ये लोग घर से बाहर निकले तो देखा कि घर से बाहर अब कोई चूहा नहीं था, सारे चूहे जा चुके थे। यहाँ पर सिर्फ कुछ बिल्लियां थी जो कल रात मरे चूहों को खा रही थी। अब एमा की डिलीवरी का वक्त आ गया था। हालांकि वो ये पहले कर चुकी थी, लेकिन इसके लिए पहली बार था, वो घबराया हुआ था। अब डिलीवरी के वक्त जब एमा का बच्चा बाहर नहीं आ रहा होता तो वो इससे कहती है कि तुम्हें बच्चे को घुमाना होगा। इसके लिए काफी मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी वो करता है, वो बच्चे को घुमाता है और वो उसे बाहर निकाल लेता है। एमा ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया था। अब अपने बच्चे के पैदा होने के बाद ईश भी काफी इमोशनल हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उसी पल ठान लिया कि इस बंजर दुनिया में वो फिर से इंसानियत को कायम करेगा। अब ईश अकेला नहीं रहा था, उसका अपना एक परिवार था, लेकिन अब उसके परिवार के साथ ही उसकी और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। अब एमा ने एक बड़ा कदम उठाया। वो चाहती थी कि और भी लोग आकर यहाँ उनके साथ रहें, इसलिए उसने शहर के चौराहे पर जाकर पेंट से लिख दिया। उसने अपना पता लिख दिया और कहा कि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा है तो इस पते पर आ जाए। और उसके बाद ही हम इस चौराहे पर एक इंसान को देख पाते हैं, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों के अलावा कोई और भी अभी जिंदा है। अब ये सर्वाइवर कौन है, ये इनका दोस्त साबित होगा या इनका दुश्मन? क्या ये इनके हंसते खेलते परिवार में और खुशियां लाएगा या उन्हें उजाड़ देगा? जानेंगे सीरीज के तीसरे एपिसोड में।